नमस्कार साथियों, मैं जय साना। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों, खासकर बिगनर्स के लिए। आखिर वो कैसे अपने इस अटेम्प्ट में आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। साथियों, आखिर कैसे मैंने अपने पहले प्रयास में आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम क्रैक किया और रेलवे में अपनी नौकरी पक्की की। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज जो भी चीज़ मेरे द्वारा आपको बताई जाएगी, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो कंपटीशन के क्षेत्र में ये आपका लास्ट एग्जाम होगा। सबसे पहले ये मैं यह मान के चलता हूं कि आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हो। आपने अपने पसंदीदा जोन से फॉर्म अप्लाई कर दिया है और अब आप तैयारी करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो साथियों, आपको सबसे पहले एक गलती नहीं करनी। आपको सबसे पहले उस भीड़ में शामिल नहीं होना जहाँ ज़्यादातर बच्चे भाग रहे हैं। आपको सबसे पहले खुद को देखना है। आपको ये देखना है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद कोर्स खरीदने को भागते हैं। वो ये देखते हैं कि यार ये टीचर बेस्ट है, ये कोचिंग अच्छा पढ़ाती है, ये इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, मैं इसका कोर्स ले लेता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं यार, कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता। आपको सबसे पहले खुद को जानना है, क्या हकीकत में आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत है या नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप एनटीपीसी का सिलेबस देखो, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखो। इन दोनों चीज़ों को मिलाओ, क्या यार जो सिलेबस लिखा है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, क्या मैं इस चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, क्या जो एनटीपीसी का मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, क्या मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप साथियों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप उन क्वेश्चनों को समझ पा रहे हो, बेशक आप उसमें कोई फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को साइड रख दो। बस आप ये देखो कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो। तो साथियों, मैं वादा करता हूँ आपको किसी भी कोर्स को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। आप खुद मेहनत करके अपने पहले प्रयास में इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 को क्रैक कर सकते हो। तो साथियों, अब बात करते हैं कि हम जब खुद स्टडी करें तो हम कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके। साथियों, जो मैथ रीजनिंग है वो 30-30 नंबर का और जीके 40 नंबर की पूछी जाती है सीबीटी 1 के लिए। तो हम मैथ को और जीके को, रीजनिंग को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के लिए जिस बुक को मैंने फॉलो किया। साथियों, जिस बुक को मैंने फॉलो किया वो क्विकर मैथ करके एक बुक है जो ऑलरेडी मेरे घर में थी, तो मेरे को एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथियों, ज़्यादातर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैं बुक्स कम से कम खरीदता हूं। मैं एक बात पे भरोसा करता हूं, मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन। आप कम से कम चीज़ों को मतलब अपने पास रखो, लेकिन जो चीज़ आपके पास है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको अगर उनके अंदर से कुछ पूछ लिया जाए तो वो बच के नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले साथियों मैंने बुक कंप्लीट की। इसमें थ्योरी है, एग्जाम्पल है, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आप चाहो तो इसकी जगह पे आर एस अग्रवाल को ले सकते हो। आर एस अग्रवाल अच्छी बुक है मैथ्स के लिए। उसके बाद साथियों, मैंने प्रैक्टिस के लिए अपनी राकेश यादव सर की 7300 अपनाई। इस बुक को ही मैंने 2 से 3 बार क्रैक किया, वो कंप्लीट किया। तो साथियों, उसके बाद जब आप 2 से 3 बार इस बुक को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं बुक्स को फॉलो करो। आप किसी भी ऑथर को, किसी भी टीचर की बुक्स को फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। बुक्स में कोई अंतर नहीं होता। मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट मायने रखते हैं। आपको इस बुक में जो क्वेश्चन दूसरे नंबर पे है, अगले ऑथर की बुक में वही क्वेश्चन 10वें नंबर पे होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस ऑथर की बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, बस इंपॉर्टेंट रहता है कि आप प्रैक्टिस करो, और लेकिन बुक अच्छे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। उसके बाद साथ में बात करें रीजनिंग की, तो सर रीजनिंग के लिए आप आर्यंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसे ले लो। वही वो मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। हाँ, वो बुक ले लो, आप उसको अप्लाई करो। और बुक एक बार जब आप कंप्लीट कर लो तो साथियों फिर प्रैक्टिस आप साथियों पीवाईक्यू से करो। रीजनिंग की प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करोगे, शायद रीजनिंग में नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। रीजनिंग और मैथ में अगर आपके नंबर कट रहे हैं तो ये दुख की बात है, सिलेक्शन से आप दूर जा रहे हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके के लिए, तो साथियों जीके के लिए जो मैंने पहले किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया, जीके के लिए ये लेके आया वन लाइनर लेके आया। मेरे को लगा यार इसमें फैक्ट लिखे हैं, इनको पढ़ लूँगा और सिलेक्शन ले लूँगा। लेकिन साथियों वो इफेक्टिव नहीं हुआ। चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आ रहा था, लेकिन चीज़ें जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो चीज़ें इतनी बेनिफिट साबित नहीं हुई, क्योंकि चीज़ों को मैं लिंक नहीं कर पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार जैसे इस टाइम पीरियड में और क्या क्या घटना हुई। मैंने बस एक फैक्ट पढ़ लिया, बट और चीज़ों को मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद मैं ये लूसेंट लेके आया। मैंने लूसेंट पूरी बुक पढ़ी और अच्छी डीपली लूसेंट कवर किया। उसके बाद इंटरेस्ट के लिए बोलो तो पढ़ाई को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस बुक से भी अपना कवर किया। साथियों, करंट अफेयर के लिए
मैंने स्पीडी करंट अफेयर के लिए साथियों मैं स्पीडी फॉलो की। कम से कम बुक्स मैं अपनी टेबल पर 4 या 5 बुक्स ही रखता था। ऐसे दो बुक मैंने रखी अपनी मैथ की, और 2 बुक मैंने रखी अपनी इसकी जीके की। बाकी रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करता था साथियों मैं पीवाईक्यू से, एसएससी के पीवाईक्यू लगाए, एनटीपीसी के पीवाईक्यू लगाए, जीडी के पीवाईक्यू लगाए, सीएचएसएल, सीजीएल, जिसके भी अगर आपको ऐसे पीवाईक्यू मिलती हैं आप लगाओ। मज़ा आता है उनको लगाने में और आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। आप देखते हो यार चलो जीडी में तो आपने अच्छे मतलब पीवाईक्यू में आपका अच्छा स्कोर आया, फिर आप देखते हो कि आप सीएचएसएल और सीजीएल में भी आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो साथियों अभी हमने बात की सेल्फ स्टडी वर्सेस ऑनलाइन कोर्स की। तो साथियों मैं जो सपोर्ट करता हूँ सेल्फ स्टडी को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि साथियों मैंने भी सेल्फ स्टडी करके ही सफलता हासिल की है। हाँ, ऑनलाइन आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है जब आप ये देखते हो कि आप जिस चीज़ को किताबों से पढ़ रहे हो वो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, तो तब जाके आप ऑनलाइन जाओ, उस टॉपिक को डायरेक्ट सर्च करो, चीज़ों को पढ़ो और फिर हटो वहाँ से, यूट्यूब को हटाओ, फ़ोन बंद करो, वापस अपने काम पे आ जाओ। इससे साथियों होता क्या है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आपका टाइम बचता है और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपकी मेमोरी बढ़ती है। ये चीज़ तो हमें चाहिए साथियों सफलता के लिए। और उसके बाद हमने बात की बुक्स की। अभी हमारा देखो स्टडी कंप्लीट हुआ, बुक्स कंप्लीट हुआ, अब आती है साथियों टाइम टेबल कैसे रखें। ज़्यादातर बच्चों का डाउट होता है कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपनी पढ़ाई को घंटों में सीमित मत करो, क्योंकि अगर देखो यारो, एक तो आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, किताबों से पढ़ाई कर रहे हो, बोले तो आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे आप खुद एक ज़मीन में बीज डाल के एक पेड़ को उगा रहे हो और आप चाहते हो कि जब ये पेड़ उगे तो मैं इसके फल खाऊं। तो साथियों आपको कितनी मेहनत करनी होगी। आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं हो। आप यूँ नहीं हो कि ठीक है मैं सुबह 9 बजे जाऊँगा क्लास में, टीचर पढ़ाएगा और मैं पढ़ के शाम को 2-3 घंटे क्लास लेके मैं वापस आ जाऊँगा। आप वो नहीं कर रहे हो साथियों, आप खुद पढ़ाई कर रहे हो। आप इस चीज़ को हटा दो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, आप सिर्फ टारगेट रखो। जैसे साथियों जैसे अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अपना टारगेट लिख लेता हूँ। जैसे साथियों ये मेरा टारगेट है, जैसे परसेंटेज का मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना था, तो मैंने सुबह ऊपर टारगेट लिख लिया कि मेरे को 75 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर मैं 75 उसका रफ वर्क है। फिर ये मेरा कल के दिन का टारगेट था, कल के दिन का 75 से 150 के क्वेश्चन मेरे को परसेंटेज के कंप्लीट करने थे। इसी में से राकेश यादव की 7300 में से। फिर एक एसएससी का सीएचएसएल का मैंने मॉक लगाया, जैसे मेरे एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक क्वेश्चन साथ ही यूँ गलत हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ उसका, क्योंकि जो 18 मिनट का टाइम मिलता मैं उसको 15 मिनट में सॉल्व करना चाह रहा था। हाँ, जो सीएचएसएल का जो मॉक था वो मैंने 15 मिनट में सॉल्व किया, बट वो जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गया। वो क्वेश्चन गलत होने लायक नहीं था, वो थोड़ा दुख हुआ उस चीज़ का। अगली बार उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा, ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर देखा कि पीवाईक्यू इसके जीके के और जीके के वन लाइनर के मतलब 2-3 साल के जो पहले पेपर आए हैं उनको पढ़ा। हाँ, और जनवरी 2024 की करंट अफेयर कंप्लीट की। ये मेरा कल का टारगेट था, मैंने अचीव किया। ऐसे साथियों आप भी टारगेट बना सकते हो। आप अपना टारगेट कैसे बना सकते हो? अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको मैथ में 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज एंड रेशियो। सारा खेल उसी का ही है। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो 2 चैप्टर आ गए तो साथियों मैथ आपके हाथ से बिल्कुल बच के जाएगा ही नहीं। जैसे परसेंटेज पे साथियों परसेंटेज डिपेंड है, प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड है, रेशियो पे टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड समय चाल दूरी सब डिपेंड है। और फिर थोड़ा एडवांस मैथ आ जाता है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, और ये वो अलग पोर्शन है। बट अगर आप इन 2 चैप्टरों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 75% मैथ कवर हो जाता है। फिर मैं बात कर रहा था कि आप टारगेट पे स्टडी करो। सुबह जो आपका ऊपर का जो वाइट कॉर्नर है खाली जगह, वहाँ पे अपना टारगेट लिख लो कि आज मुझे लूसेंट का मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करनी है। ओके, कंप्लीट करनी है मतलब कंप्लीट करनी है, रात को चाहे 10 बजे 12 बजे कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि अच्छा मैंने मैथ का आज कितने 75 क्वेश्चन किए, ठीक है। 75 में से अगर मैं 60 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन नहीं किए तो क्यों नहीं किए लिखो। और अगर आपका आज का ज़्यादा थक गए हो, नहीं कवर कर पा रहे, तो उन 15 क्वेश्चनों को कल ले जाओ। पहले मुझे 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और कल का जो मेरा टारगेट है, जैसे कल भी मुझे 75 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, पर आज के जो 50 क्वेश्चन बच रहे हैं ये भी मुझे कंप्लीट करने हैं। साथियों अगर आप अपने प्रति सख्त नहीं बनोगे, अगर आप अपने प्रति मजबूत नहीं बनोगे, तो साथियों ये कंपटीशन की दुनिया आपके लिए नहीं है। कंपटीशन की दुनिया बहुत बेरहम है। आप पॉइंट तो क्या बोलूँ, आप एज के डिफरेंस से साथियों बाहर हो जाते हो। जैसे आपके नंबर सेम है बट आप एज के डिफरेंस से बाहर हो जाते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरा टीटी में सिलेक्शन हुआ था, बट एज के डिफरेंस मेरी एज मतलब मैं थोड़ा जल्दी जॉब लग गया, तो जो मुझसे सीनियर थे उनको
नंबर हमारे कट ऑफ बराबर थे, बट जो सीनियर थे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली कि आपकी उम्र बढ़ी है, पहले आप आओ। तो साथियों, आपके एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो आप पता नहीं आप कितना आप पीछे चले जा रहे हो लोगों से। इसीलिए खुद पे रहमत खाओ, एक साल रहमत खाओ, आपको मज़ा आएगा बाद में। अब बात करते हैं साथियों, जब आपने पढ़ाई की, कोर्स कंप्लीट किया, अब आपको साथियों मॉक कैसे लगाने हैं। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, ऑनलाइन मॉक की तरफ भगते हैं। ऑनलाइन मॉक न को लगाओ। अभी सबसे पहले आप PYQ खरीद के लाओ, PYQ की बुक खरीद के लाओ और उसको लगाओ, सब्जेक्ट वाइज लेके आओ। जैसे मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग और जीके की अलग। अब आपको क्या करना है, जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद PYQ की बुक रखो और उसका एक सेट लगाओ। उसमें होता क्या है, आपके ऊपर सबसे पहले क्या होता है, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर नहीं रहता। टाइम का प्रेशर नहीं रहता तो आप क्या करते हो, जब क्वेश्चन पढ़ते हो, अभी आप स्टार्टिंग में हो, तो तुरंत आपकी वो स्पीड नहीं बनेगी, तुरंत आपकी वो एक्यूरेसी नहीं बनेगी। तो ऑनलाइन मॉक लगाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन मॉक में टाइम का प्रेशर रहता है। ऑनलाइन मॉक लगाने में इतना फ़ायदा रहता है जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की हो चुकी है। अभी आपको ऑफलाइन मॉक लगाना है और ये देखना है कि मैं कैसे कैसे इन चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, क्या क्या नए नए लॉजिक इसमें ऐड कर सकता हूँ। अभी आपको कोई प्रेशर नहीं लेना, सिर्फ चीज़ों को कंप्लीट करना है। आप अगर जैसे मैथ में 30 क्वेश्चन है तो आपको कोशिश करनी है कि मैं 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँ। इसका कोई हेडेक नहीं लेना कि मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ। स्टार्टिंग के 5-6 मॉक्स में कोई हेडेक नहीं लेना, बस सॉल्व करना है। फिर धीरे धीरे आपको अपने खुद से बात करनी है, ठीक है यार, अब मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व तो कर पा रहा हूँ, अब मैं कोशिश करता हूँ मैं जल्दी सॉल्व करूँ। आप घड़ी में टाइम लगा सकते हो, फ़ोन में टाइम लगा सकते हो, कहीं भी टाइम लगा सकते हो। फिर जब आप उसे सॉल्व करने बैठो, 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, ऐसे इसमें रीजनिंग में अप्लाई करो, ऐसे ही जीके में। अब आप क्या करो कि ये देखो कि ठीक है यार, किस चैप्टर में मैं कम मतलब किस चैप्टर में मेरे को परेशानी हो रही है, उस चैप्टर को एक या दो तीन मॉक में एनालिसिस करो कि यार अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री या फिर परसेंटेज या फिर कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये ऐसे चैप्टर मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आती है साथ ही खुद के प्रति ईमानदारी। इन चीज़ों को आप लिख लो कि ठीक है, मेरे को ये चैप्टर परेशान कर रहा है। अगले दिन क्या करना है, जो मॉक का टाइम है, मॉक आपको लगाना है, बट जो आपका रेस्ट का टाइम है, रेस्ट के टाइम को थोड़ा सा कम कर दो। उस टाइम में आपको क्या करना है, जो आपका वीक सेक्शन है, उस वीक सेक्शन पे आपको तैयारी करनी है। साथियों, मेरी यही रणनीति रहती थी। मैंने कभी भी साथियों खुद के प्रति बेईमानी नहीं और मेहनत में थोड़ी ढील नहीं। हाँ, बीच बीच में मन क्या होता है साथियों, बीच बीच में जब आप तैयारी करोगे तो आपका मन थोड़ा बोर भी होने लगता है, बोला यार कितना पढ़ें, क्या पढ़ें यार, इन किताबों को कब तक पढ़ें। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था। साथियों, इस टाइम ही तो आप बाकी बच्चों से अलग निकल पाओगे। इस टाइम मैं क्या करता था, जैसे जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ, मैं क्या करता था, अपने गांव में चला जाता था। जैसे मैंने अपने घर पे रह के तैयारी की है, बट हमारा घर एक गांव से 5 किलोमीटर दूर है, तो मैं अपने गांव चला जाता था, खेतों में बैठता था, ताऊ से बातें करता था। आप अपने घर की स्थिति परिस्थिति देखो यारों, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके लिए कौन मेहनत करेगा। खुद से पूछो। आप अपने से बड़ों की आंखों में आंखें डाल के देखो कि यार उनकी कितनी उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं, आपके अंदर आग लग जाएगी। आपको पता पड़ेगा कि यार ठीक है, आज का दिन मैंने रेस्ट किया, कल से वापस से रिफ्रेश होकर दुगनी एनर्जी के साथ मैं फिर पढ़ाई करूंगा। बीच बीच में ऐसा टाइम आता है कि थोड़ा आप थक जाते हो, तो उस टाइम आपको उन चीज़ों से कांटेक्ट बिठाना है जो चीज़ आपको मोटिवेट करती हैं। आपको सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल बंद कर दो यार। आप 6 महीने बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिल्कुल बंद कर दो, अगर आपको सफलता चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल आसान नहीं है और दिन प्रतिदिन कंपटीशन और हार्ड ही होता जा रहा है। मेरी साथियों यही राय रहेगी, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो ये मेरा वादा है कि ये एग्ज़ाम आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद साथियों। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ और आप जितना पॉसिबल होगा मैं उतना बेस्ट आपको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद साथियों।